अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएसएल एडिशन 10 की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है K21 न्यूज़ पर, उसका सिलसिला एक दफ़ा फिर उसका आगाज़ हो गया। और जनाब इस मुख्तसर अरसे में आप ये समझ लीजिए कि ये 10 दिन का जो ब्रेक आया पीएसएल के अंदर, हालात बड़े गैर मामूली थे और सूरत हाल का यकीनन सबको अब इल्म है कि क्या कुछ होता रहा। और बड़ी अजीब बात है कि 10वां एडिशन पीएसएल का ये इस वक्त जारी है और 10 दिन का ही ये वक्फा आया जिसमें जो मैचेस नहीं हो सके। क्या कुछ होता रहा इसके ऊपर तो हमारी नज़र थी, हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी करते रहे और खुदा का शुक्र है कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में इस हवाले से बात भी हो रही है। जिस तरह की कामयाबी हमें अल्लाह ताला ने नसीब की है उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बहरहाल बात होगी हमेशा खेलों के हवाले से, मौजू तो ये हमारा नहीं है, ताहम मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि यही एक वो वजह बना कि जो कैफियत रही है, जो पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है जिसको अब मैं कहता हूँ, दुश्मन मुल्क की जानिब से जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में हमने सिक्योरिटी के पेश नज़र जो ये पीएसएल था इसका सिलसिले को मुनक़ता किया। तो खुदा का शुक्र है सारे मामलात अब कंट्रोल में हैं, मगर सबसे इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें खेल भी मुतासर हुआ। और भारत जो कि दुश्मन मुल्क है उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है, पाकिस्तान ने हमेशा से इसकी ये कोशिश रही, कोई भी हुकूमत हो हमेशा पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि हालात चाहे कितना भी तनाव का शिकार हैं, खेलों की सरगर्मियाँ जारी रहें, फ़न और सकाफ़त का जो सिलसिला है उसको हमेशा एक दूसरे ममालिक में जो प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें, फ़नकारों को, इन तमाम चीज़ों को। मगर दुश्मन मुल्क को ये कभी भी बात समझ में नहीं आई और हम तो खुदा का शुक्र है कि वापस उस जगह आ गए हैं। मैचेस का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर भी आगे चल के इंशाल्लाह बात होगी। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सिलसिला जो है वो बहाल हुआ और गैर मुल्की खिलाड़ी भी वापस एक दफ़ा एक्शन में हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जनाब ज़रा पीएसएल के हवाले से बात करेंगे, खेलों के हवाले से बात करेंगे। यकीनन सिलसिला अब बहाल तो हो चुका है, ताहम ये कि हमें खेल को बेहतर मज़ीद बनाने की ज़रूरत है। हमारी टीम के अंदर भी हमें अभी बहुत बेहतरी लानी है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें हैं इसके, और उससे किस तरह हम नबरदाज़मा होंगे ये समझना ज़रूरी है। जनाब पीएसएल का जो सिलसिला जारी था, जिसका आगाज़ हुआ, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और उसकी वजह यह है कि हम जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो एक अच्छा टूर्नामेंट और अच्छी क्रिकेट होते हुए देखना चाहते हैं, या सबकी ख्वाहिश ये है कि अच्छा टूर्नामेंट हो, अच्छे प्लेयर्स सामने आए, नया टैलेंट सामने आए, और जिसकी बड़ी शिद्दत से हमें कमी महसूस हुई। और गो कि अब ये आखिरी मरहला है, इसके बाद जो है वो फाइनल्स का सिलसिला शुरू होगा और जनाब देखना ये होगा कौन सी टीम जो है सफ़ा जीतने में कामयाब होती है। ज़रा सरसरी आज जायज़ा लेंगे कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट कौन सी टीम जो है वो अच्छी फॉर्म में रही, किसने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो जनाब इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट अतहर जी, जो कि एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, पहली दफ़ा हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। अतहर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया K21 का और आपका कि आपने इस हवाले से बात की और मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अली रज़ा साहब भी हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, थोड़ी देर बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ज़रा अतहर साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अतहर साहब, जो कुछ हुआ वो तो चलें अब माजी का हिस्सा है, मगर ये कि हमें खेल को देखना होगा और बड़ी तनकीद की जद में इस दफ़ा पीएसएल रहा है। ख़ास तौर पे जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है उसके हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जिस किस्म की क्रिकेट हम देखना चाह रहे थे, नया टैलेंट हम एक्साइटिंग देखना चाह रहे थे, वो शायद कहीं मिसिंग नज़र आया। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ज़रा फरमाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे बात की और मैं कहूँगा कि ये मैं समझूंगा इंडिया और खासकर मोदी की ये हड़ारामी थी कि जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने खेल को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब भी कभी देखिए इस तरह के मामलात होते हैं तो कोशिश की जाती है कि आप बच्चों को, मदरसों को और खेल के मैदानों को जो है आप दूर रखा जाए इस चीज से। हमें उम्मीद तो नहीं थी कि मोदी इस तरह का हरकत करेगा कि खेल के मैदानों को जो है वो डैमेज करेगा, लेकिन आप देखें कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में किस तरीके से उसने जो है वहाँ पे जो उसके करीब अटैक करवाया ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान का जो इमेज बन रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से जो है पीएसएल रवा दवा था और जिस तरीके से उसकी दुनिया में इसकी पजीराई हो रही थी उसको वो डैमेज करना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आईपीएल भी उन्हीं के पास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बेतहाशा
जो है वो टैलेंट इस हवाले से प्रमोट हो रहा था और बेताशा टैलेंट निकल के आ रहा था। तो जो कुछ भी हुआ मैं समझ, जैसे आपने कहा कि एक माजी का हिस्सा है, लेकिन ये एक बहुत जो है वो खतरनाक और बहुत ही इबरतनाक जो है वो उन्होंने इंडिया ने किया। और आपने देखा कि हमारे फिर डिफेंस, हमारी आर्मी ने, हमारे एयरफोर्स ने किस तरीके से उन्हें जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक हमारे लिए वाकई है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो जवाब दिया है मुद्दतों याद रखेंगे। बहरहाल, अब ज़रा क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, तो अली रज़ा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अली भाई को भी वेलकम करूंगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम अतर जी को वालेकुम आपको मेरा अस्सलाम। सलाम। वालेकुम अली भाई, सलाम। मैं कहूँगा क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, सिलसिला जो है वो खुदा का शुक्र है दोबारा बहाल हो गया, मगर टैलेंट की तलाश इस वक्त भी जारी है। तो क्या ये जो कंसर्न है ये दुरुस्त है आपके ख्याल में कि हमें एक्साइटिंग टैलेंट की ज़रूरत है? हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो एक्शन में नज़र आए और उन्हीं की कंट्रीब्यूशन नज़र आई है। एक दफ़ा फिर हम ढूंढते रहे परफॉर्मेंस को, जो ख़ास तौर पे हमारा एक्साइटिंग टैलेंट था। एक मैच में तो बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आता है, ऐसा लगता है कि कोई टैलेंट आ गया है, मगर अगले मैच में वो दोबारा से कोलैप्स कर जाता है। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर कहाँ से लेकर आए और एक्साइटिंग टैलेंट कहाँ से लेकर आए, ये ज़रा बताइए अली भैया। जी, थैंक यू यासिर भाई। यासिर भाई, जरा जो अभी अतर अब्बास भाई, अतर जी जो बात कहते हैं उन पर जी छोटे सा मैं एक सवाल करता हूँ कि इंडिया, नरेंद्र मोदी जी ये साहब जो है, मतलब एक झूठ की भी एक लिमिट होती है, एक गरूर की भी लिमिट होती है, और सारी लिमिटों को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। और आज देखें रिजल्ट क्या है, हमारी क्रिकेट वैसी हो रही है और जबरदस्त क्रिकेट हो रही है, सारे स्टेडियम में पब्लिक आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो और रही बात आपकी दूसरी टैलेंट की बात, देखिए टैलेंट तो जब ढूंढेंगे ना, जब आप प्रॉपर सही तरह क्रिकेट, इतने प्रेशर में प्लेयर खेल रहे हैं, पीएसएल होगी नहीं होगी, हालात ऐसे हैं, उस पर भी आप देख लेना परफॉर्मेंस निकल रही है। तो प्लेयर तो टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हाईलाइट करना जो है ना, ये पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए कि हाईलाइट करें प्लेयरों को, और बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। और नए प्लेयर काफी हैं, उनको चांस मिलेगा। अभी तो ओवरसीज प्लेयर भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं नए, दोबारा से माशाल्लाह से क्रिकेट दोबारा से जिंदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और ये क्रिकेट चलनी चाहिए। क्रिकेट ही जो हमारी असल में पहचान है, और इस पे कुछ सियासी और कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे प्लेयरों को तकलीफ हो, और क्रिकेट जिंदा होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी को मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैचेस शुरू हो गए, इंशाल्लाह देखिएगा सेमीफाइनल फाइनल भी आखिर के जो मैचेस होंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे हमारे। ये हमारी आवाम, हमारी कौम जो है ना, पाकिस्तान से बहुत प्यार करती है, क्रिकेट से भी बहुत प्यार करती है। उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, देखिए आज देखिए जैसे भी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, माइक हिसन का जो नाम है वो सामने आ गया है पाकिस्तान के कोच के लिए, और बड़ी देर से स्पेकुलेशन जो है वो जारी थी कि किसको जो है वो कोच बनाया जाए। बहुत सारे नाम जो है वो सामने आए, मिसबा का भी नाम था उसमें, सकलैन साहब का भी नाम था, मगर ये है कि हिसन का नाम जो है वो सामने आया है। ज़रा अली भाई इसके ऊपर भी तबसरा कीजिए कि फ़ौरन कोच हमारे लिए किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा, और क्या इतना इफ़ेक्टिव होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, काफी सीनियर कोच हैं, इन्होंने आईपीएल में भी की है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी की है। अच्छे कोच हैं ये, कोचिंग बाय बर्थ कोच हैं ये, बहुत जबरदस्त कोच हैं ये। और इनके वजह से देखिए नया बंदा लिया है, अभी देखिए ना वो करता है कि उसका प्लान क्या होता है। असल में मसला पता ही क्या होता है, कोच वहाँ पे कोशिश करता है जो परफॉर्मेंस होती है ना उसको डेवलप करे और उनको मोटिवेशन करे कोच, और जो गलती होती है उसको पकड़े। तो जी काफी पिछले कोचेज ने भी ऐसा किया, अभी ये आए, देखिए ये क्या करते हैं। मसला सारा ये होता है कि एक बड़ी भारी बदकिस्मती है कि हमारी जो टीम है उस वक्त अभी पिछले कितने टूर्नामेंट है उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाई। उसमें भी ये भी होता है कि जो प्लेयर पीएसएल में परफॉर्मेंस करता है या ओडीआई क्रिकेट में जैसे परफॉर्मेंस करता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप वगैरह, तो उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फॉर्म वैसी नहीं रहती। एक जो प्लेयर है वो तो जो घूम फिर के, जैसे बॉलर है शहनशाह अफरीदी हो गए, और उसके साथ हारिस रऊफ हो गए, और नसीम शाह हो गए, तो वहां तक हो गया। उसके बाद बाबर आजम, रिजवान के सामने जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, कोई ऐसा प्लेयर आ नहीं रहा है। अब नए कोच से कोई नया प्लेयर, नया टैलेंट बिल्कुल डेवलप करना चाहिए कि जैसे सैम अयूब आए तो वो इंजर्ड हो गए, वो बड़ी बैड लक हुई। तो असल कोच का ये काम होता है कि वो टैलेंट को जो है ना हाईलाइट करे कि हाँ भाई इसमें टैलेंट है, वो आगे की फ्यूचर बताए। कोच का काम है कि फ्यूचर बताना आगे का, क्या था नहीं क्या आगे निकल सकता है। तो देखिए ये नए आए कोच ये क्या करते हैं तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी बेस्ट मतलब इनके लिए ख्वाहिश है कि अच्छी परफॉर्मेंस करे पाकिस्तान और ये सक्सेस हो।
क्योंकि पाकिस्तान ने कोचेज चेंज करने से नहीं होता, टीम में मॉरल टाइट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस दफा जो टूर्नामेंट हो रहा है T20 वर्ल्ड कप वगैरह में, उसमें जरा पता चले कि पाकिस्तान कुछ बन के आया है। तो बिल्कुल ठीक है, काम ये होता है। मैं अभी इसके ऊपर अली भाई और बात करता हूँ, ज़रा अथर जी की तरफ चलते हैं। अथर जी, ये जेशा का क्या किया जाए? ये इस जैसे लोग अगर इतने ज़्यादा होस्टाइल, इतने पॉइजनस लोग अगर होंगे, भारतीय फौजियों के हक में जो वो बयान दे रहा है और आईसीसी जो है वो इसके ऊपर खामोश है। और आपको याद होगा कि उस्मान ख्वाजा ने एक जूते के ऊपर एक निशान लगाया, उसके ऊपर जो है वो लगा दिया गया, पाबंदी भी लगाई गई, उसको तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन ये तो खेल के बीच में जो है वो लेकर आ रहे हैं सारे मामलात को। क्या किया जाए ऐसे लोगों का, ये तो बताएं। और आईसीसी का ये इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है आखिर? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत अच्छी आपने बात की। और देखिए, इस पे हम लोगों ने भरपूर आवाज भी उठाई है कि आईसीसी की जेशा जो है, इनको जो है न्यूट्रल रहना चाहिए था और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, गो कि उनका जो है वो ताल्लुक इंडिया से है और उन्होंने इंडिया आर्मी के हवाले से बात की, लेकिन वो जिस पोजीशन पे है यहाँ पे उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था और इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, ये सेम एक ही पेज पर है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखें या आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर देखें तो बीसीसीआई आईसीसी जो है सारी पोस्ट भी जो शेयर करता है वो सारी इंडियन क्रिकेटर्स के हवाले से करता है। अगर आप अदर क्रिकेट के हवाले से और खासकर पाकिस्तान या एशियन क्रिकेट के हवाले से अगर दूसरे कंट्रीज को आप देखें तो उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। तो ये काफी जो है ये शाह की तरफ से जो है ये इस किस्म का बयान देना मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार एक्शन ले सकते हैं, जो इस पोजीशन में है, उन्हें चाहिए कि फौरन इनसे रिजाइन लेना चाहिए और उनको यहाँ से फारिग करना चाहिए और उनको फिर बीसीसीआई का चेयरमैन बना दें। और चेयरमैन बन के अगर वो इस किस्म के बयान दें तो शायद ये काबिल कबूल हो। लेकिन अगर वो आईसीसी में बैठे हुए और यहाँ पर बैठ के वो इस किस्म की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये किसी के लिए भी इस तरह के बयान जो काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़रा आप अथर ज़रा अपनी टीम के हवाले से भी बात करें। जैसे अभी माइक हेसन के हवाले से बात हो रही थी, उनको कोचिंग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है वाइट बॉल में। कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आने के चांसेस हैं? अली भाई ने जैसे अभी कहा कुछ देर पहले कि आपके पास पहले तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा कैप्टन होना चाहिए कि जो डिलीवर करना जानता हो। अगर ये स्ट्रगल करता रहेगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी टीम जो है वो चैंपियन बनेगी? और यहाँ तो हमारा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है क्रिकेट टीम का, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंसेज अभी रिसेंट टाइम्स में रही हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही हैं। क्या आपके ख्याल में मसला हल होगा? ज़रा ये फरमाएं। ये सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया और रिजा बाबू भाई ने बड़े इस तरीके से इसको क्लियर किया। लेकिन मैं इस बात को मजीद आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट से जो है सियासत को और पर्ची और दोस्ती यारी कल्चर को खत्म नहीं करेंगे तो आप दुनिया क्रिकेट से किसी भी कोच को ले आए, मैं नहीं समझता कि हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है। Very right. हमने माजी में भी देखा कि ग्रेसपी आया, ग्रे क्रिस्टन आया, लेकिन आपने देखा कि आकिब जावेद ने किस तरीके से सियासत की और ये सारी मीडिया पे और ये सामने और रिकॉर्ड मौजूद है। और यहाँ तक तो कहा गया ग्रेसपी ने उनको जोकर कहा तो उन्होंने जिस तरीके से अपना रोल अदा किया और उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए कोच आए और आप वो देखिए अब वो जो है नेशनल कोचिंग सेंटर में जो लाहौर में जो है वहाँ पे भी एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पर वो आ गए। तो अगर इस किस्म की सियासत होती रहेगी, जो फॉरनर प्लेयर्स हैं उनको अगर मजबूर किया जाएगा अपनी मनमानी प्लेयर्स को खिलाने के लिए, अपने मनमानी प्लेयर्स को कैप्टन बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ ज्यादा अरसे नहीं टिक सकेंगे। और जो परफॉर्मेंस हम क्रिकेट फैन, हम क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का नाम दुनिया क्रिकेट में दोबारा वो मकाम हासिल करे जो वो खो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि वो हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सियासत से और दोस्ती यारी कल्चर से, पर्ची से दूर रखा जाए। टैलेंटेड प्लेयर जो नौजवान क्रिकेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो यार मददगार हैं, जिनकी आवाज मैं हूं, जिनकी आवाज आप हैं, जिनकी आवाज अजीजा बाबू और दूसरे जो भी लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी आवाज उठाते हैं, हम लोग हैं, अगर वो क्रिकेटर टैलेंटेड ऊपर नहीं आएंगे और हमने माजी में देखा कि इस किस्म के क्रिकेटर्स को ऊपर लाया गया कि जिनकी परफॉर्मेंस बिलो बॉटम थी और उनको ऊपर लाया गया, उनको दिखाया गया। देखिए, जो भी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आता है या आप देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है या वो किसी लेवल पे आता है तो वो 19-20 होता है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर वो बिल्कुल ही अगर डाउन होगा तो वो तो आगे सामने आके बिल्कुल शो हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं और जब उनको मौका सही टाइम पर उनको मौका नहीं मिलता तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। हमने बहुत से ऐसे प्लेयरों के बारे में बात की। हमने अब देखा कि साहिब अयूब को हमने देखा कि साहिब अयूब एक टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन जब वो क्रिकेट में आया तो वो उसका परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसको मुसलसल मौका मिला तो देखिए आप उसने अपना किस तरीके से अपना मकाम बनाया और वो उसने पाकिस्तान के चंद अच्छे ओपनर्स में और काफी क्रिकेट फैन को उनसे उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि फखर जमान और साहिब अयूब अगर ओपन करेंगे तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैं आखिर में आपको यही कहूंगा कि आप कोई भी ले आए, जब तक आप सियासत और पर्ची कल्चर को खत्म नहीं करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक अतर जी, बिल्कुल सही निशानदेही की कि क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले ये जो नेपोटिज्म का चक्कर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा
और जब तक ये नहीं होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप किसी को भी कोच लेकर आए, इससे पहले भी बड़े नाम आपके पास थे, बड़े अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी आप लेकर आए, सब कुछ आए, लेकिन नतीजा सिफर आए। अब अली रज़ा साहब, मैं ये चाहूँगा ज़रा प्रोडक्ट के हवाले से बात हो ना, मैं आपसे बार बार एक सवाल कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, जैसे हर साल हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं PSL से, इस दफ़ा क्या हमने डिस्कवर किया है? एक अली रज़ा का हमने डिस्प्ले देखा, वो अभी मुश्किल सिचुएशन के अंदर अभी वो जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी यंग है, बहुत कुछ उसने सीखना है। इसके अलावा आपके पास क्या है? आपने कौन सी ऐसी डिस्कवरी है जिस पे आप कहेंगे कि हाँ ये हमने सीजन 10 के अंदर निकाला है? जी अली भाई। देखिए यासिर भाई, मसला पता है कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो स्टार प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। बिल्कुल ठीक है। और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो मेन रीढ़ की हड्डी है हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो इधर उधर लीगों में चले जाते हैं। जैसे वैसे बड़े प्लेयर हैं वो चले जाते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड हमें हाई करना पड़ेगा। जितने बड़े प्लेयर होंगे उतनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई होगा। फिर दूसरी बात ये, मैं अली रज़ा के बारे में बताया, जाहिर सी बात है यंग है, उसने एक दो मैचों में अच्छा परफॉर्म किया, रिजा मैच जान है, सब कुछ है। अभी फरहान साहबजादा वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, क्लीन हिटें मारी, उनके अंदर मुझे काफी टैलेंट दिखा, वो कमबैक करके आए, तो वो नई चीज आए। तो काफी प्लेयर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना आंखें वो ढूंढे। अब जो कोचिंग रखे हुए हैं, अब देखिए ना विवन रिचर्ड के बारे में मैं बताता हूँ, द ग्रेट सर विवन रिचर्ड, उन्होंने कैसा कमबैक कराया टीम को। 2 मैच तो हारे हुए वो जीते, वो निकालने प्लेयर, वो काम कर रहे हैं। तो देखिए कोच का काम होता है टीम को मोटिवेशन करना, जो गलती है उसको बताना और उसको प्रमोट करना, तो टीम को उठाना। कोयटा की टीम नीचे से ऊपर कैसे ऊपर आई है, तो ये चीज है। पेशावर की टीम मुस्तकिल, प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन उनके मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यानी मेन प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करते तो पीछे वाले उनको बैकअप करना चाहिए ना। जो और भी प्लेयर है वो वैसे परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहे। फॉर सपोज बाबर आजम, सैम अय्यूब परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो दूसरों को चाहिए कि यार हम इसको ऑन करें, हम लेके जाएं, लेकिन वो सिलसिला नहीं है। ये कोच का काम है। अगर कोच देखता है कि बाबर आजम आउट हो गया, सैम अय्यूब आउट हो गया, तो भाई आप यंगस्टर को इतना मोटिवेशन करें जब तुमने करना है। आप इसी में देख रहे हैं, आप विवन रिचर्ड को देख लें, आप इस्लामाबाद की टीम को देख लें कि जो प्लेयर है, जैसे एक प्लेयर नहीं चलता दूसरा प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखे ना वो टॉप पे है ना। तो ये है फर्क सब। तो हमारे कोचेस को यही काम करना चाहिए कि यार टैलेंट को जो ना ढूंढे, टैलेंट को निकाले, उसको कॉन्फिडेंस दे, मोटिवेशन करेंगे यार तो ही करोगे। जब मैं प्लेयर को बोल दूंगा कि वो बोलेगा बाबर आजम, सैम अय्यूब आउट हो गए, तो पूरी टीम बैठ जाती है। नहीं, आपने पीछे वाले प्लेयर को बताया ये आउट होगा तो तुमने चार्ज करना है, तुम आउट हुए तुमने चार्ज करना है। ऐसे बॉलिंग में भी ठीक है कि भाई उसको लास्ट ओवर दो, दे दो, आखिर के ओवर, शुरू के ओवर, डेथ ओवर में कि भाई तुमने ऐसे बॉल करनी है, कोई मसला नहीं है। पिटोगे तो सीखोगे ना, वो चीज। एग्जैक्टली अली भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसके ऊपर चाहूंगा जरा और बात हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी PSL एडिशन 10 के हवाले से। और PSL का अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आया। और हमारे लिए जो एक कंसर्न हमेशा से रहा है वो ये कि गैर मुल्की खिलाड़ी है, जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, वो हमेशा परफॉर्म करते आए हैं, बड़ा फ्रीली क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं दुनिया भर में जहाँ भी लीग खेलते हैं। मगर दूसरी तरफ हमारे जो प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं, वो भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। इसमें वेटरन खिलाड़ियों को भी मौका दिया, शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी को, वो भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और करियर थ्रू आउट अपने करियर के अंदर स्ट्रगल ही करते रहे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ के जैसे पूरी दुनिया में खिलाड़ी सीनियर होता जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, लेकिन यहाँ शुरू से लेकर आखिरी दिन तक करियर में हर बंदा स्ट्रगल करता रहता है। ये बड़ी अजीब बात है, ये सिर्फ आपको हमारी क्रिकेट में देखने को मिलता है। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि गो के सिलसिला तो दोबारा स्टार्ट हो गया, मैच भी पहला एक्साइटिंग हुआ है
और आने वाले मैचेस के हवाले से अब ज़रा बात करनी होगी, क्योंकि जो स्टार्ट था वो ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द मेरा याद रखिए कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्टार्ट में जो गेम थे वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए, क्राउड की अट्रैक्शन उतनी नहीं रही। ख़ासतौर पे कराची जैसे शहर के अंदर जब मैच हुआ तो कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली मैचेस भी ऐसे नहीं थे कि जिसको देखकर कहा जाए कि ये क्राउड को पुल कर सकते हैं। तो ये हमें अब सोचना होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है अली रज़ा और अथर जी मौजूद थे। एक दफ़ा फिर उनको मैं वेलकम करूँगा, दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अथर जी, ये ज़रा फरमाइए कि क्राउड को कैसे पुल करेंगे जब तक एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं होगी। ये बार बार बात होती रही है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बात होती रही कि आपको अच्छे मैचेस करवाने होंगे, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, मगर यहाँ तो सिलसिला ये है कि प्लेयर्स को देखें। जिस कैप्टन से बात करें वो कहता है जी पिच सपोर्टिव नहीं थी, इस वजह से बड़ा स्कोर नहीं हो सका, और वही सारी बातें जो हमेशा होती आई हैं। क्या वाक़तन आपके ख्याल में कि ग्राउंड्स का ज़्यादा कसूर है कि उस तरह की जो कम्पैटिटिव क्रिकेट है वो नहीं हो पा रही? ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैसे पुल करें, और अच्छी जो क्रिकेट है एक्साइटिंग वो कैसे आएगी, ये ज़रा बताइएगा जी। जी बिल्कुल, क्राउड के हवाले से आपने बात की। कराची में जो हमें ग्राउंड में जो मैचेस हुए, इस हवाले से हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है वो देखा, बल्कि ग्राउंड में भी देखा कि बिल्कुल तमाशाई उस तरीके से नज़र नहीं आया जिस तरह के दीगर ग्राउंड्स में हमें ग्राउंड फुल नज़र आए, पीएसएल के दौरान, एक्स के दौरान, पीएसएल एक्स के दौरान। लेकिन कराची में मैं समझता हूँ कि इसका एक वजूहात, कुछ और वजूहात है। उसकी वजूहात तो ये है कि जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी ग्राउंड में, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। देखिए, जब ग्राउंड में ऑडियंस आते हैं देखने के लिए, मैच देखने के तमाशाई आते हैं, तो उनके लिए वॉशरूम का बहुत बड़ा एक मसला है। उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। इसके अलावा देखिए, पानी की भी के हवाले से भी बहुत मसला है। क्या पानी की बोतल, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसकी वजह से आप लेकर नहीं जा सकते। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है, आपने रोड देखे हैं कराची के, कि अगर ओह आप यस ट्रेवल करते हैं कराची के रोडों पे, खासकर अगर आप यूनिवर्सिटी रोड को देखें तो उसका जी। इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक में, अगर नॉर्मल हालात में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम नजर आता है और आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक जो ऑडियंस, जो ग्राउंड में मैच देखने वाला बंदा, अगर वो सुबह से घर से निकला हुआ है और शाम को अगर वो घर पहुंचेगा तो वो पहुंचते ही इस हालत में है कि दोबारा वापस ग्राउंड आना, मैं समझता हूँ कि उसके लिए नामुमकिन है। वेरी तो मैं राइट। समझता हूँ कि इस तरह के भी हालात है, और उनको चाहिए था, पीएसएल इंतजामिया को चाहिए था कि उनको वो फैसिलिटीज दी जाए। आखिर में उन्होंने दी, ग्राउंड के अंदर उन्होंने कुछ प्राइजेस रखे, इनामात रखे जो ऑडियंस यहाँ पे मैच देखने के लिए आती है उनके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए टिकट फ्री करने चाहिए थे, ताकि एक दफा वो ग्राउंड में आते, ग्राउंड के एनवायरमेंट देखते। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा, उस हवाले एग्जैक्टली। से कोई भी इस तरफ ग्राउंड की तरफ रुख नहीं कर रहा था। मैं समझता हूँ कि ये इसकी मेन वजह है कि जो हालात थे, रोड्स के जो हालात थे कराची में। बिल्कुल ठीक है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो क्रिकेट है वो भी ऐसी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं टीवी पे ही मैच देख रहा हूँ, कोई बड़ा क्रंच ऐसा मैच हो, एक आधा ही कोई मैच मुझे याद है कि कराची की टीम ने एक जो जीता था अगेंस्ट मुल्तान, आई रिमेंबर, तो वो एक एक्साइटिंग मैच था, लेकिन था वन साइडेड। बट यही प्रॉब्लम थ्रू आउट रही है टूर्नामेंट के अंदर कि मैचेस जो हैं वो लास्ट बॉल फिनिशर हमें कम कम नज़र आए, हमें ज़्यादातर वन साइडेड मैचेस नज़र आए। एक टीम जिसने डोमिनेट किया उसने आखिर तक मैच को जो है वो डोमिनेट करती रही और आसानी से जीत गई। ये भी एक वजह हो सकती है। अथर जी ज़रा ये भी तो बताएं ना कि कोई कम्पैटिटिव क्रिकेट देखने में जो मज़ा है, ख़ासतौर पे लास्ट बॉल हो, सुपर ओवर से जाके, ये भी तो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ये भी तो मिसिंग है इस टूर्नामेंट से जी। जी देखिए, वो एक्साइटिंग मैच जो क्राउड देखना चाहता है, ग्राउंड के अंदर आके लाइव देखना चाहता है, वो हमें थ्रिलिंग, वो एक्साइटेड मैच नजर नहीं आया कराची में। बिल्कुल ये वजह आपने बिल्कुल सही कहा इस हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीएसएल क्योंकि पाकिस्तान की ब्रांड है, पाकिस्तान का मैच कहीं पे भी हो रहा हो, कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो तो वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, चाहे वो कराची में खेल रहा हो या मुल्तान में खेल रहा हो। और इस हवाले से हमने देखा कि दीगर शहरों में जहाँ पे पीएसएल के मैचेस हुए, अगर दीगर टीमों के मैचेस भी, होम टीम का अगर मैच नहीं हुआ तो भी हमें ग्राउंड फुल नजर आए। तो यस। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैच के हवाले से जो प्लेयर्स हैं अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड के अंदर जो फैसिलिटीज क्राउड को देनी चाहिए थी, उस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी गई। विकेट के हवाले से आप कह सकते हैं कि कराची की विकेट या दूसरे ग्राउंड की विकेट में शायद इतना बड़ा फर्क नजर ना हो, लेकिन जो मेन मसला जो था वो जो फैसिलिटीज के हवाले से था। और यस। पीएसएल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से देखना होगा, और प्लेयर्स जो ऑडियंस है उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। देखिए, आप देखिए कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जब आपको आते हैं ओ तो आपको यस। पार्किंग यहाँ पे करनी पड़ती है। अगर आपको दोबारा आना जाना पड़े तो आप एक दफा आके दोबारा जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं। तो अब एब्सोल्युटली। हालात के हिसाब से ये चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह कराची में क्राउड आएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि आप समझते हैं इन चीज़ों को वाक़तन। ये शायद और जो पाकिस्तान में दीगर शहर में लोग रहते हैं उनको ना समझ में आए, लेकिन ये जैसे अभी अथर जी बात कर रहे थे, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम सड़क है जो कनेक्ट करती है शहर के दीगर इलाकों से। अगर इस तरह की उसकी हालत होगी तो यकीनन, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिसका तस्करा है, क्योंकि ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन मसला है जिसकी इन्होंने निशानदेही की है।
अली भाई, अब ज़रा क्रिकेट के हवाले से यही सवाल मैं आपकी खिदमत में रखूँगा, ज़रा क्रिकेट के हवाले से और जो एक्साइटिंग मैचेस के हवाले से हमें थोड़ी सी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग वो पिच को कंप्लेन करते रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में जो बड़ी टीम्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं या बड़ी बड़ी जो लीग्स हो रही हैं, वहाँ पे कहीं अब इस हवाले से कम से कम बात नहीं होती कि जी विकेट सपोर्टिव नहीं है। ये सिर्फ अब हमारी टीम के लिए ये मसला रह गया है, बाकी जो और प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो कभी मुझे कंप्लेन करते हुए नजर नहीं आए कि विकेट जो है वो मुश्किल रही है। जी अली भाई, ऐसा क्यों है? देखिए, जितनी ओवरसीज जो लीग होती है, ऑस्ट्रेलियन हो गई, कैरिबियन हो गई, और जो मुल्क साउथ अफ्रीका की होती है, तो जैसी विकेटें होती है ना ग्राउंड की, वैसी नेट स्पीड बनाते हैं वो, राइट। वैसी विकेटें होती है ताकि ना उसमें एडजस्ट हो जाए। हमारी ऐसा नहीं है, हमारी बड़ी बैटिंग विकेट मतलब होती है, और जिसमें हम जब प्रैक्टिस करते हैं वो बैटिंग विकेट होती है, तो उसमें प्रैक्टिस करने में फिर मैच में होता है तो थोड़ा ब्रेक होता है, थोड़ा फंसता है, कोई तेज आता है तो बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। ये तो है, क्योंकि जहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जैसा ग्राउंड होता है उसी हिसाब से विकेट, अगर घास वाली ट्रैक है तो घास वाली विकेट पे प्रैक्टिस कराते हैं, अगर स्पिन ट्रैक है तो स्पिन वाली विकेट पे स्पिन पे कराते हैं। तो ये तो उनको करना पड़ेगा। आपने घास वाली विकेट पे, बैटिंग विकेट पे उसका बल्ला सीधा करा दिया, उसमें तो उसके बल्ले पे आ रही है, वहां पे जाके ना वो फिर वो स्ट्रगल कर रहा होता है, गेंद सीम हो रहा है। तो हमेशा हमें ये करना चाहिए कि जैसी विकेट है उसी तरीके उसकी करीब करीब विकेट हो, ताकि बॉलर को भी उस पर पता चले या बैट्समैन को भी पता चले। ये वजह है, क्योंकि विकेट को नहीं बोलना चाहिए। प्लेयर तो वो होता है कि एक दो ओवर में एडजस्ट कर लेता है विकेट, क्योंकि जो आपकी कमेटी होती है, जो आपका स्टाफ होता है, जो आपकी टीम होती है, टीम वर्क, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो विकेट के बारे में बताए थे। जितना यहाँ तक बताए थे कि 200 का विकेट है, 180 का है, 150 का, 140 का है, वो पहले बताए थे। तो प्लेयर को उसी वक्त, आपके पास टाइम कम होता है, 10 मिनट होते हैं, 10 से 15 मिनट में आपने एडजस्ट करना होता है। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर जो होता है वो बैटिंग विकेट पे बड़े अपने सारे शॉट ही खेल रहा होता है, वहां पे उसके शॉट ब्लॉक हो जाते हैं। तो यही तो वजह है कि जो हमारे पास जो है प्लेयर को था उस तरह का, जैसे सैम अय्यूब आए थे, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया। तो चांस तो बहुत मिला, लेकिन वो चीज को नया एक यंग लड़का है ना, तो वो चीज दिख नहीं रही। तो यही प्रॉब्लम मुझे लग रही है। बाकी तो टैलेंट तो बहुत है, निकालना तो आपके स्टाफ का काम है, आपकी कोचिंग जो इतना बड़ा पैनल बैठा हुआ है उसमें से प्लेयर ढूंढे, उनको मोटिवेशन करे। परफॉर्मेंस क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, ओवरसीज प्लेयर ही देंगे क्या? आप भी देंगे, क्योंकि आपको प्लेयर से परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन प्लेयर को किस वक्त उसको एक प्लान दिया जाता है, तुमने ऐसे बैटिंग करनी है। जैसे कोचेस, बैटिंग कोच, उनका काम होता है स्टाफ को कि भाई हमने इसके साथ ऐसे वर्क करना है। तो आप देखिएगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप सक्सेस होंगे। यही चक्कर है जी। एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके मेयार को आपने एक तो बेहतर बनाना है, दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ खुदारा जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, इसको भी ये ख्याल ही है कि अब ज़रा इसके ऊपर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। कभी आप कूका बूरा का बॉल जो है वो लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं रही। ये तो हमें साबित हो गया। डोमेस्टिक की अभी जैसे आप बात कर रहे थे अली भाई, आप ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं। ये ख़ासतौर पे जो तजर्बे किए जाते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है? आप कैसे? जी बात काट रहा हूँ कि लाहौर कलंदर जो स्टार्टिंग में हुई थी, हाँ, तो सारे प्लेयर लाहौर कलंदर से ही निकले थे जी, बड़ा अच्छा वर्क किया था। उनकी टीम तो बॉटम में थी, प्लेयर कैसे निकाले थे उन्होंने? बिल्कुल ऐसा ही। तो वही सारे पाकिस्तान की मेन टीम में प्लेइंग टैलेंट हंट के ऊपर उन्होंने तो काम किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट उसमें सिर्फ मुझे कहना पड़ेगा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो कामयाब हुई, जिसने नए टैलेंट को सामने भी लाई और उनको मौका भी दिया। बाकी ईमानदार जितनी भी टीम्स हैं उसमें हम यही शिकायत करते रहे पिछले 10 सालों के अंदर कि नए लोगों को मौका भी दें, सामने भी लेकर आए, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका। अच्छा जी, अब बात हो रही है अथर जी, ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं, टूर्नामेंट के हवाले से। इसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक ऐसी टीम थी जो डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा है कि वो एकदम से स्लाइड कर गई। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, बट ये कि टॉप ऑफ द लिस्ट हो गई। तो ये जो परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी है, इस पे हमारा बड़ा जो है वो कंसर्न है। कैसे देखते हैं इस थ्रू आउट टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस को? इस्लामाबाद कोयटा की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद दीगर टीम्स के हवाले से बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो स्टार्ट लिया था बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लिया था। और देखिए, कप्तानी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, कप्तानी बिल्कुल अच्छी हुई थी, लेकिन उनको टीम भी बहुत अच्छी मिली थी। शदाब खान को जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी टीम मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन जब वो उन्होंने देखा कि शुरू के मैच में जैसे वो अपने 4-5 लगातार मैच जीत गए,
तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया। आपने देखा कि शादाब खान ने भी एक आध मैच नहीं खेला दरमियान में, और दूसरे नए प्लेयर्स को मौका दिया जब उन्होंने देखा कि वो थोड़ा एक पोजीशन में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मेन वजह यही थी कि वो रिलैक्स हुए थे। और दूसरा, अगर आपने कोयटा की बात की तो कोयटा ने शुरू में स्ट्रगल किया। सऊद शकील जो कि उनके ओपनर है, जिनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता उनके कप्तान है, तो जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए था एज ए ओपनर टीम में, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कोयटा उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो उससे उम्मीदें थी। लेकिन बाद में जो है उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। आमिर को आप देखिए, आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से जो परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं पे बात करूंगा कोयटा के उस्मान तारिक से। देखिए उस्मान तारिक बहुत एक अच्छा, एक आउटस्टैंडिंग स्पिनर। हमने उसको सिंध प्रीमियर लीग में भी हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग वो बेस्ट बॉलर करार दिया। उसके बाद पीएसएल में भी आप देखिए उसने लास्ट सीजन में बहुत अच्छी बॉलिंग की। और ये पाकिस्तान क्रिकेट एक अलमिया रहा है कि जब एक आउटस्टैंडिंग यंग प्लेयर जब ऊपर आने लगता है तो उस पर इस किस्म के एलिगेशन लगते हैं, जो कि जी। फॉरेन अंपायर ने उनके ऊपर सीजन 1 में भी लगाया जब वो फॉर्म में थे, पीक करते परफॉर्म कर रहे थे। जब एक प्लेयर, एक यंग खिलाड़ी जब एक परफॉर्म कर रहा होता है, तो किस्म के एलिगेशन लगाए जाते हैं जो कि उनकी बॉलिंग एक्शन के मुताबिक थे, उनको बैन किया गया। और एक जहनी तौर पे जो है वो जो है कोस्ट का शिकार होता है, प्लेयर की परफॉर्मेंस डैमेज होती है, जो कि उस्मान तारिक के साथ हुआ। और फिर देखिए कि उन्होंने अपने सीजन, इससे पिछले सीजन में उन्होंने अपना जो है बॉलिंग एक्शन को क्लियर किया। जब एक दफा जी। वो एक्शन क्लियर हो गया तो मैं समझता हूँ कि दोबारा कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो उस्मान तारिक हैं वो दोबारा क्यों रिपोर्ट हुए, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती एनसीए की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, कोयटा ग्लेडिएटर्स की कोशिश की है कि वही दोबारा वही फॉल्ट उनके पास आया। फिर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ, 24 की 24 डिलीवरियां जो उनकी सीजन में जो है दोबारा उनकी जो है वो रिपोर्ट की गई। और आप देखिए कि उन्होंने हौसला नहीं आ रहा, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उनके साथ जो लोग साथ मुंसलिक थे उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और उनकी वो 24 की 24 डिलीवरियां जो कि रिपोर्ट की गई थी वो दोबारा उन्होंने क्लियर की और दोबारा वो गेम में आए और दोबारा वो क्रिकेटर का हिस्सा है और इंशाल्लाह हमें दोबारा वो एक्शन में नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं जो प्लेयर की परफॉर्मेंस को डैमेज कर जाती है। और जो कि पीछे से एक लॉबी जो काम कर रही होती है वो कोशिश करती है कि नौजवान खिलाड़ी जो है वो ऊपर ना आए, ताकि उनकी लॉबी जो टीम के अंदर चल रही है वो डैमेज ना हो। और माजी में भी मैंने यही कहा था कि वो डिजर्व कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और बहुत से कोचेज ने, जिसमें मिसबाउल हक पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी जो कि एसपीएल के साथ मुंसलिक थे और दूसरी लीग के साथ, उन्होंने वहां पे आके तारीफ की थी उस्मान तारिक की कि एक वाहिद बॉलर ऐसा है जिसको अच्छे से अच्छा बैट्समैन नहीं समझ सका और इसने हमारी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। और इस वजह से जो है वो उस्मान तारिक की टीम ने जो है एसपीएल सीजन 1 जो था वो उन्होंने जीता था। तो उनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता थी। हम समझते थे कि वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान के स्क्वाड की टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर आप देखिए, जिस तरह की मैंने आपसे बात पहले भी की कि हमारी क्रिकेट जो शिकार है वो सियासत का, वो पर्ची सिस्टम का, वो दोस्ती यारी का शिकार है, जिसकी वजह से हम फैन, हम क्रिकेट फॉलोअर्स, हम क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग जो है वो बहुत मायूसी का शिकार होते हैं। और हमारी दुनिया में जो है वो हमारी बहुत इंसल्ट होती है जिस पोजीशन पे हम आके देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बेताशा टैलेंट मौजूद है, लेकिन टैलेंट को सही तरीके से जो है प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जा रहा, सही लोग देखने वाले इसको नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट को सही तरीके से प्रमोट करें और टैलेंट को ऊपर लेकर आए। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगेन वही बात है कि नेपोटिज्म जो है वो इसको तबाह कर रहा है और काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पे कभी हमारा शुमार नहीं होता था, हम अपना स्टैंडर्ड इस हद तक नीचे गिरा चुके हैं। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अली भाई, लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा बात हो जाए, इस टूर्नामेंट के अंदर हमने बहुत सारी टीमों को देखा है, स्टिल आपको कौन सी ऐसी टीम लग रही है जो अब भी बाउंस बैक कर सकती है या आपको फाइनलिस्ट वो नज़र आ रही है? ज़रा उसके बारे में बताएं जी। फाइनल्स तो मेरे को कोयटा की एक टीम लग रही है और दूसरी शायद कराची की आ गया, कराची की नजर आ रही है। गैप आया है ना, सबके लिए ओपन हो गया है। हाँ, गैप का भी जरा बता देना, क्या नुकसान होगा जो टीमें जैसे फॉर्म लगी हुई थी जिनकी उनको प्रॉब्लम होगा? जी जी जी, देखें ये होता है लोहा गर्म। हाँ। तो फौरन चोट लगा दे, एक प्लेयर अगर रन कर रहा है, एक आउट कर रहा है, तो जब एक हफ्ते का जब गैप आ जाता है जी, तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाता है, फिर माइंड भी चेंज हो जाता है, उसका रिदम खराब हो जाता है, बैट्समैन का जो 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 उसकी फॉर्म चल रही होती है वो खराब हो जाती है। अभी नए दिमाग से हर टीम के पास जो है ना, जैसे 4 टीमें आपस में हैं ये लगी हुई हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी जो है ना कि नए स्टाइल से आए, उसी तरीके से वो पिछला जो जिस तरह खेले थे उसको याद करेंगे। तो जाहिर सी बात है 8-10 दिन का गैप आ गया, उस गैप को जो आपने कवर करना है और नई स्ट्रेटेजी से आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अली भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। अतर जी, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी खुलकर बात हुई इस टूर्नामेंट के हवाले से। और टूर्नामेंट अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल ज़रूर बात होगी और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने